हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स के पार्ट फर्स्ट का तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर बहुत लेंथी चैप्टर है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। डायरेक्ट फील है इस चैप्टर में, ये मान लीजिए आप। इस चैप्टर में हमको बहुत अच्छी अच्छी बातें करनी है, जैसे करंट क्या चीज है, इलेक्ट्रिक करंट, करंट डेंसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ओम्स लॉ क्या है, जो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है। यहां पर बहुत डिटेल से पढ़ना है, और साथ ही आपको किरचॉफ्स लॉ पढ़ना है, जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इस पर बेस्ड उसके कुछ एप्लीकेशंस और कुछ डिवाइसेस को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग ये चैप्टर। जी हां, मैं हूं सौरभ पांडे और आप देख रहे हैं सौरभ फिजिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना ये चैप्टर। चैप्टर का नाम है बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं हम लोग, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चैप्टर का नाम डाल दिया। अब हम लोग आगे बात करें जरा बेसिक सी। सबसे पहले तो सवाल यह उठता है कि व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। आराम से टॉपिक को समझेंगे एक एक करके, बिना किसी डाउट के, बिना किसी समस्या के। घबराने की जरूरत नहीं है, सब कवर हो जाएगा धीरे धीरे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने आ रहा है, व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। सही बात है, जो चैप्टर पढ़ने हम आए हैं, कम से कम उस चैप्टर की डिटेल तो पता ही होनी चाहिए भाई। तो हम बात करते हैं व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। अभी तक हम लोग पीछे चैप्टर्स में क्या पढ़ चुके हैं? तो जवाब होगा, हम लोग पीछे चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इस पे जल्दी हम लोग बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने दो पार्ट पढ़े हुए हैं, मतलब दो चैप्टर पढ़े हुए हैं। पहला वाला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कूलॉम्स लॉ वाला, दूसरा चैप्टर होगा पोटेंशियल और कैपेसिटेंस वाला। तो बेसिकली कुछ भी पढ़ा है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो मेन थीम थी वो क्या थी? स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एट रेस्ट। यहां पर चार्ज किसमें था? चार्ज था एट रेस्ट। यह बात आपको पता होगी। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रुके हुए चार्ज की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग रुके हुए चार्ज की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, यह बात सबको पता होगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग चार्ज को पढ़ेंगे, चार्ज को पढ़ेंगे, लेकिन चार्ज इस बार किसमें होगा बेटा? मोशन में। किसमें होगा? चार्ज किसमें होगा? मोशन में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि जब कोई चार्ज रुका हुआ है, रेस्ट में है, तो क्या क्या प्रॉपर्टी दिखाएगा। और यहां पर हम लोगों को पढ़ना है कि अगर कोई चार्ज चल रहा है तो वो क्या क्या प्रॉपर्टी दिखाएगा। तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या दे सकते हैं भैया? द स्टडी ऑफ, हम लोग डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन। क्या डेफिनेशन दे सकते हैं हम लोग? द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, full stop. What is current electricity? The study of charge in motion, the study of charge या electric charge in motion is called current electricity. तो यहां से आपको इतना क्लियर रहना चाहिए कि जो अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा, वो क्या पढ़ा था? वो क्या पढ़ा था? वो पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एट रेस्ट। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज इन मोशन। बस इतना सा बेसिक सा डिफरेंस है करंट इलेक्ट्रिसिटी में और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। बाकी तो अब अंदर डिटेल में तो अंतर पड़ ही जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बातें रुके हुए चार्ज को लेकर के थी, और यहां पर हम लोग चार्ज चला देंगे, चलते हुए चार्ज को लेकर के बात करेंगे। तो पहला पॉइंट मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड
करंट इलेक्ट्रिसिटी, माने कि यहां पर चार्ज चलता हुआ दिखाई देगा, चार्ज चलेगा और तब वो क्या क्या प्रॉपर्टीज हम लोगों को दिखाएगा, इन चीजों को हमें यहां पर पढ़ना है। ठीक है भाई, तो ये तो बेसिक सी बात है चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग अपने चैप्टर के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं भाई, तो इसको साफ कर देते हैं। चलिए भाई आगे साफ करके हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। टॉपिक है हम लोगों का इलेक्ट्रिक करंट। बेसिक सा टॉपिक, सब जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज है भाई, वैद्युत धारा, पता ही होगा, डेफिनेशन भी आती होगी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल सी बात है। देखो तो क्या बताना है हम लोगों को, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज है, यहां पर हम लोग चलते हुए चार्ज की प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग चलते हुए चार्ज की प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। अब हम इसी चलते हुए चार्ज का मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट मतलब समझ पाना, समझने का प्रयास करना कि जब चार्ज चल रहा है तो कितना चार्ज गुजर गया पर यूनिट टाइम, कितना चार्ज गुजर गया पर यूनिट टाइम, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट कोई हवा नहीं है, बहुत साधारण सी चीज है। जब चार्ज चलना स्टार्ट कर दे, चलता हुआ चार्ज जा रहा है, भाग रहा है, उस चलते हुए चार्ज को ही हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। उस चार्ज का कितना अमाउंट है, कितना अमाउंट चार्ज गुजर गया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो डेफिनेशन इसकी बचपन में आप लोगों ने पढ़ी हुई थी, क्या था? द rate of flow of charge is called इलेक्ट्रिक करंट। समझ पा रहे हैं? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। हम ये भी बता सकते हैं द अमाउंट ऑफ चार्ज passing through any cross section, the amount of charge passing through any cross section is called per unit time is called electric current। क्या लिख सकते हैं? the amount of charge passing through any cross section per unit time is called इलेक्ट्रिक करंट। दोनों में से कोई भी डेफिनेशन लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत गर्मी है भाई यहां पर तो, अरे राम। हाँ, तो क्या बताया हमने? दो डेफिनेशन, दोनों का मीनिंग एक ही है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि चार्ज के बहने का रेट क्या है, दर क्या है, पर सेकंड कितना चार्ज गुजर गया, वो इलेक्ट्रिक करंट है। या द अमाउंट ऑफ, मतलब उसी बात को खोल के रख दिया है, डिटेल से बता दिया गया है, द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। अभी ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है, कहीं कहीं पर इसका तो मतलब इतना ज्यादा यूज करते हैं हम लोग कि न्यूमेरिकल्स आपको समझ ही नहीं आएंगे इसके बिना, तो इस बात को बताना जरूरी भी था यहां पर, डेफिनेशन का ये वाला स्वरूप। आगे बात करते हैं इस पे भी हम। फिलहाल द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। माने कि एक कंडक्टर है आपके पास, ये कंडक्टर है कोई, और इस कंडक्टर का एक क्रॉस सेक्शन है, ये अंदर कोई क्रॉस सेक्शन समझते हैं ना, जैसे ये वायर है, ये अगर वायर है तो यहां से इलेक्ट्रॉन अगर गुजर रहा है तो ये जो सर्किल आपको दिख रहा है ना, ये मार्कर में सर्किल, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। कितने इलेक्ट्रॉन इससे गुजर रहे हैं, ये इसकी बात करें क्रॉस सेक्शन। कहीं पर से भी इसको काटेंगे आप तो आपको सर्किल ही मिलेगा, आपको एक सर्किल ही मिलेगा। तो ये एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, मोस्टली वायर सर्कुलर ही होता है।
तो इस क्रॉस सेक्शन से कितना इलेक्ट्रॉन या कितना चार्ज गुजर गया, इस क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज गुजर गया, इसको कहा जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। दोनों में से जो भी डेफिनेशन आपको उचित लगे वो आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। फॉर्मूला अगर बनाने की बात आ जाए एकदम बेसिक फॉर्मूले की, तो हम क्या बताएं कि मान लेते हैं कि यहां से चार्ज गुजरा है Q। कितना चार्ज गुजरा? Q चार्ज गुजरा, और ये Q चार्ज को गुजरने में जो टाइम लगा वो लगा T। कितना समय लगा है? T समय लग गया चार्ज Q को इस क्रॉस सेक्शन को पार करने में। तो यहां पर इलेक्ट्रिक करंट कितनी बनेगी भैया? तो देखें इसके लिए जरा, यहां पर T टाइम में जो चार्ज फ्लो हुआ वो तो Q हुआ। T समय में कितना चार्ज फ्लो कर गया इस क्रॉस सेक्शन से? तो आंसर है भाई Q गुजर गया। तो डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन भी है कोई दिक्कत नहीं, द अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉसिंग या पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम करना है, तो यूनिट टाइम करने के लिए हमको T से भाग लगा देना है। T इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। वाओ, अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यही है इलेक्ट्रिक करंट। I से रिप्रेजेंट किया जाता है, जानते ही हैं आप, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट की, जिसको आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। क्लास 10th में सब लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ा हुआ है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कुछ भी कह ले, कोई दिक्कत नहीं। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ये समझ आ रहा है ना? जैसे अगर यहां पर समय लगा मान लो 50 सेकेंड, 50 सेकेंड में 200 कूलम चार्ज, 200 कूलम चार्ज गुजर जाता है। 50 सेकेंड में 200 कूलम चार्ज अगर गुजरता है तो कितनी करंट बनेगी यहां पर? तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? 50 सेकेंड में जो करंट गुजरी वो तो 200 है, तो 1 सेकेंड में कितनी करंट गुजरेगी? 50 बटे में आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 5 चौके 20, 4 यूनिट आप जानते हैं एम्पियर है, भी बता देंगे आगे, एम्पियर। तो वही बात को यहां पर डायरेक्ट कर सकते हैं आप। चार्ज है कितना हमारा? 200 कूलम, टाइम लगा 50 सेकेंड, कट गया, सीधे 4 आ गया। तो I बराबर Q अपॉन T, ये फॉर्मूला है हमारी इलेक्ट्रिक करंट का। अब बेसिक सी बात आगे और कर लें। बस आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक होने वाला है, बहुत ज्यादा कोई वैसी चीजें नहीं है आज के लेक्चर में। तो सब आप कुछ पढ़ चुके हैं, बस चैप्टर में है टॉपिक तो हमें तो एक्सप्लेन करना ही है। तो जल्दी खत्म करते हैं इस टॉपिक को। I बराबर Q अपॉन T, यूनिट क्या होगी भाई इसकी? तो यूनिट होगी कूलम पर सेकेंड। भैया चार्ज की यूनिट कूलम, टाइम की यूनिट सेकेंड, तो हमने लिख दिया कूलम पर सेकेंड। लेकिन हम इसको क्या लिखते हैं भाई? इसको लिखा जाता है एम्पियर। करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर। कूलम पर सेकंड को ये क्या लिखा जाएगा? एम्पियर लिखा जाएगा। और एम्पियर ही मेन है। हालांकि आप मैथमेटिकली अगर बात करेंगे तो कूलम पर सेकंड और एम्पियर में कोई अंतर नहीं है। एम्पियर को ही कूलम पर सेकंड कहा गया है और कूलम पर सेकंड को ही एम्पियर कहा गया है। बट थोड़ी सी फिजिक्स का भी ध्यान रखें। रीजन ये है कि आपने क्लास 11th में टॉपिक पढ़ा हुआ है फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटीज, तो उनके जो यूनिट आपने पढ़े हुए हैं, तो फंडामेंटल यूनिट है हमारी एम्पियर। तो एम्पियर से बना है कूलॉम्स लॉ, एम्पियर से बना है कूलॉम, ना कि कूलॉम्स लॉ, सॉरी। तो एम्पियर से बना है कूलॉम। एम्पियर हमारा फंडामेंटल है, जबकि कूलॉम हमारी ड्राइव्ड यूनिट है। तो एम्पियर से बना है कूलॉम, ना कि कूलॉम से एम्पियर। तो एम्पियर फंडामेंटल है, ओरिजिनल यूनिट है, जड़ है। तो हमको एम्पियर ही लिखना चाहिए और लिखा जाता है एम्पियर ज्यादातर। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो करंट की यूनिट है बेटा वो क्या रहेगी? तो करंट की यूनिट बेटा क्या रहेगी? एम्पियर। ओके, तो अगर कुछ नोट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आके रफ करते हैं।
चलिए भाई, तो अभी तक हमने क्या देखा? करंट की डेफिनेशन साधारण सी है, आपको पता है। उसकी फॉर्मूला क्या है उसका? I बराबर Q अपॉन T, ये भी बेसिक सी बात पता है हमको। I बराबर Q अपॉन T, ओके। इसकी यूनिट भी हमको पता चल गई है, एम्पियर। बहुत बढ़िया भाई। अब अगर किसी न्यूमेरिकल में हमको ये दिया जाएगा कि कोई टाइम दे देगा और इतने कूलम चार्ज उससे फ्लो कर गया, कुछ टाइम दिया हुआ है और कुछ चार्ज उससे फ्लो करके निकल गया, तो बहुत साधारण सा है। आपको चार्ज की वैल्यू पता है, गिवन है, टाइम की वैल्यू गिवन है, वैल्यू रखेंगे, करंट की वैल्यू सीधे एम्पियर में आ जाएगी। बट कभी कभी न्यूमेरिकल्स में आपको चार्ज की वैल्यू नहीं देगा। कुछ न्यूमेरिकल्स इस टाइप के बनते हैं जिसमें चार्ज की वैल्यू नहीं आती है, उसमें दिए जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या दिए जाते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए जाएं, अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए जाएं तो क्या करें? तो इसके लिए फॉर्मूला हम जानते हैं बेटा, Q इज इक्वल टू NE। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? Q इज इक्वल टू NE। जहां N क्या है बेटा? जहां N क्या है? Where N is equal to number of electrons। N क्या चीज है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और E तो जानते ही हैं, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो हम I बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा? इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू Q की जगह पर क्या लगा लेंगे? NE लगा लेंगे, NE अपॉन T। तो I बराबर हो गया NE बटे T। अब सवाल कैसे करना है हमको कि अगर आपको किसी सवाल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दे, जैसे कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर में 1 सेकंड में 10,000 इलेक्ट्रॉन गुजर जाते हैं। तो किसी कंडक्टर के अंदर में 1 सेकंड में, तो टाइम की वैल्यू 1 हो गई, 10,000 इलेक्ट्रॉन गुजर जाते हैं, तो इसकी वैल्यू हो गई 10,000 हो गई। और चार्ज की वैल्यू आप जानते ही हैं, E। तो टाइम दे देगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे देगा N का मान, तो E का मान जानते ही हैं। तो 1 2 3 4 0 कम हो जाएंगे, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 15 एम्पियर वैल्यू बन जाएगी। ये I का वैल्यू आ गया। तो इस तरह के भी कुछ न्यूमेरिकल्स बेसिक कंडीशन पे आपको मिल सकते हैं। तो आपके पास 2 फॉर्मूले बने हैं अभी। इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक फॉर्मूला जिससे कि डिफाइन किया गया है, उसको डेफिनेशन बनी है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, या द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपको डायरेक्ट चार्ज दिया जाएगा तो Q का इस्तेमाल करिए, अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं तो Q की जगह पर NE लगा करके उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ओके, यूनिट क्लियर कर ही दी है। अगर हम बात करते हैं बेटा डायमेंशनल फॉर्मूले की, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो ये भी आपको शायद पता होगा क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट, और इसके लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला तय किया गया है वो A है। बाकी और कुछ नहीं है, MLT ये वो कुछ नहीं होता, सीधे A आएगा। जैसे मास का M होता है, टाइम का T होता है, लेंथ का L होता है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इलेक्ट्रिक करंट भी उनमें से ही एक है, 7 होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनमें से एक ये भी है इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला A है। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की। अगली बात करते हैं हम करंट की डायरेक्शन की। डायरेक्शन, करंट की बेटा डायरेक्शन क्या होती है? करंट की डायरेक्शन आप जानते ही हैं, along the direction of पॉजिटिव चार्ज। ये मानी हुई डायरेक्शन है परंपरा के अनुसार, कन्वेंशन है हमारा कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक्चुअली में ये पुरानी कहानी है। पुराने टाइम पर हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज को ही हमेशा से महत्व दिया, और उस टाइम पर हम यही मानते थे कि पॉजिटिव चार्ज चलता है। हालांकि वो काफी बात पे पता चला कि मेटल्स वेटल्स के अंदर तो पॉजिटिव चार्ज चलता ही नहीं है,
वो तो पॉजिटिव आयन रुके हुए हैं, केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं। तो पहले ही हम लोग बना चुके थे ये कन्वेंशन, इलेक्ट्रॉन बाद में आया है मार्केट में। तो ये बहुत प्राचीन परंपरा रही है, लेकिन उसको एक बार ले लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया, तो आज तक वही चल रही है। तो उसमें अपन लोग कुछ कर नहीं सकते। तो इसकी डायरेक्शन क्या है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चलेगा बेटा, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चलेगा, वही डायरेक्शन किसकी बन जाएगी? करंट की डायरेक्शन। ये याद रखिए, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चल रहा है, मूव करेगा, उसी डायरेक्शन में करंट है। और ये तो और भी जाहिर सी बात है कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉजिटिव चार्ज आगे जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज पीछे जाएगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज के चलने की डायरेक्शन में करंट है तो नेगेटिव चार्ज के चलने की अपोजिट डायरेक्शन में करंट हो जाएगी। क्या सीन है? पॉजिटिव चार्ज मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज या अपोजिट टू द नेगेटिव चार्ज। समझ पा रहे हैं? तो अगर पॉजिटिव चार्ज चल रहा है तो उसी दिशा में करंट ले लीजिए, और नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके जस्ट अपोजिट लेना है। तो यहां पर डायरेक्शन क्या मिल गई? पॉजिटिव चार्ज के मूव करने की डायरेक्शन में, जबकि नेगेटिव चार्ज से अपोजिट है करंट हमारी। अब अगला एक प्रश्न उठता है कि ये हमारी जो क्वांटिटी है ये वेक्टर होगी या स्केलर? तो इसको समझने का प्रयास करिएगा बेटा कि इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली में स्केलर है। क्यों स्केलर है, इस पे हम लोग बात कर ले, समझे जल्दी से 2 मिनट में। एक्चुअली में कहानी यह है कि कोई भी क्वांटिटी वेक्टर कब बनती है? कोई भी क्वांटिटी वेक्टर तब बनती है जब वो मैग्नीट्यूड रखती हो, साथ में डायरेक्शन रखती हो, और तीसरा पता है बच्चों, तीसरा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। 3 ये फैक्टर जब क्वांटिटी में मिल जाएंगे तब वो बनेगी वेक्टर। कोई भी क्वांटिटी वेक्टर कब होगी? जब उसमें मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगी। अर्थात अगर एक ब्लॉक ले लिया जाए और इस पे, इस डायरेक्शन पे हम 3 न्यूटन का फोर्स लगा लें, ऊपर की तरफ इस पे हम 4 न्यूटन का फोर्स लगा लें, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो पैरेललोग्राम लॉ से 5 न्यूटन मिलेगा इस डायरेक्शन में। भैया ये 3 न्यूटन, ये 4 न्यूटन, तो ये हाइपोटेन्यूस बन जाएगा, ये 5 न्यूटन निकल करके आ जाएगा। तो ये है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। और बाकी आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, R बराबर अंडर रूट के अंदर a² + b² + 2ab cos थीटा। तो एंगल पे डिपेंड करता है वो। तो यहां पर एक 3 न्यूटन का फोर्स, एक 4 न्यूटन का फोर्स, आंसर आया 5 न्यूटन। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है। ये स्केलर लॉ वाला नहीं है कि 4 और 3 जोड़ दोगे तो 7 आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। यहां पर वेक्टर में जोड़ने का तरीका एकदम अलग है। ये इस रूल को फॉलो करता है, R बराबर अंडर रूट के अंदर a² + b² + 2ab cos थीटा, ये इसको फॉलो करता है। ये रहा a, ये रहा b, ये रहा थीटा, इनके बीच का 90 डिग्री। सब a, b और थीटा का मान रखोगे, 5 निकल के आ जाएगा। तो ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है। लेकिन करंट के साथ ऐसा नहीं है भैया। क्यों नहीं है? एक तार में करंट आ रही है 3 एंपियर, दूसरे तार में करंट आ रही है बेटा 4 एंपियर। अब ये जो एक तीसरा तार है, इसमें कितनी करंट आएगी टोटल? तो यहां 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, टोटल बना 5 न्यूटन। 4, 3 टोटल मिलकर के केवल 5 बना पाए। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। यहां पर 3 एंपियर, 4 एंपियर टोटल करंट आएगी वो 5 एंपियर। यहां पे ऐसा नहीं होगा। यहां पर 3 एंपियर, 4 एंपियर टोटल मिलकर के 7 एंपियर।
ये क्या, ये तो नॉर्मल मैथ से काम चल गया, स्केलर 3 4 7 4 3 7 होता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। तो ये डिफरेंस है। यहां पर एक चीज और भी आपको बता दें कि जैसे यहां पर एक लगा था ये 3 न्यूटन और ये लगा था 4 न्यूटन, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री था। अगर आप इस एंगल को चेंज कर दे, ये लगा दे 4 न्यूटन, तो अब इसके बीच की जो वैल्यू मिलने वाली है वो कुछ और मिलेगी, वो इस फॉर्मूले से मिलेगी। फिर इसके बीच का एंगल 30 है, 60 है, 45 है, वो यहां रखना पड़ेगा और आर की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर बेटा 3 एंपियर है, ये 4 एंपियर है। भले ही तार को आप थोड़ा सा तिरछा कर दीजिए, ये कुछ एंगल बना लीजिए दोनों के बीच में, तो भी यहां पर करंट 7 एंपियर ही मिलेगी। हम मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट करके देखा तो फर्क नहीं पड़ रहा है, उतनी आ रही है, इधर से 4 आ रही है, इधर से 3 आ रही है, 4 3 लगे 7 हो गया। तो दोनों करंट के बीच के एंगल का कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर यह है अंतर कि यहां पर वेक्टर की जैसी डायरेक्शन तो है करंट के पास, करंट के पास में डायरेक्शन तो है, लेकिन उसका फर्क नहीं पड़ पा रहा। फर्क नहीं पड़ पा रहा, समझ पा रहे हैं ना, मतलब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को वो फॉलो नहीं करती। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है कि दो वेक्टर जब ऐड किए जाएंगे तो उनके बीच का एंगल कितना है उसके आधार पर आंसर मिलेगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है कि करंट 2 ले ली जाए और दोनों के बीच में कितना एंगल है उस बात से कोई मैटर नहीं करता, कोई मतलब नहीं रखता जिनके बीच का एंगल कितना है। टोटल करंट नॉर्मल मैथमेटिक्स से आ जाएगी, स्केलर मैथमेटिक्स से आ जाएगी, जैसे हम लोग जोड़ते हैं 3 2 5 4 3 7 वैसे ही मिलके आ रही है। तो ये क्वांटिटी डायरेक्शन रखते हुए भी, ये क्वांटिटी डायरेक्शन रखते हुए भी क्या नहीं कर रही है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रही। तो एक तरह से ये वेक्टर की पूरी शर्तों को नहीं मान रही है। वेक्टर की शर्त तो ये ना, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, तीनों चीज चाहिए तो वेक्टर है। लेकिन करंट के पास में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती, इसलिए पूरी तरीके से ये वेक्टर है ही नहीं। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉरी, स्केलर बोलेंगे भैया। क्या बोलेंगे इसको, स्केलर बोला जाएगा। समझ आ रही है बात। हालांकि ये कुछ लोग कमेंट कर दें कि टेंसर क्वांटिटी है, यस टेंसर है, बिल्कुल बात सही है, टेंसर है, लेकिन टेंसर एक अलग बात हो जाएगी, फिर उसको हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे। टेंसर कई तरीके की होती है, वेक्टर में भी टेंसर होते हैं, स्केलर में भी टेंसर होते हैं, लेकिन यहां पर हम बात उसकी नहीं कर रहे हैं। जब आगे आप हायर लेवल पे स्टडी करेंगे, हायर स्टडी करेंगे तो आपको मिल जाएगा वहां पर, टेंसर एनालिसिस नाम की बुक है, वो आपको पढ़ाई जाएगी ग्रेजुएशन में। तो यहां पर हम लोगों को यह समझ लेना था कि इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली में वेक्टर नहीं है, स्केलर है। डायरेक्शन है, बहुत बढ़िया, कोई समस्या नहीं, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती। इस वजह से ये वेक्टर ना होकर के क्या बन गई, स्केलर बन गई। अब हम लोग आगे देखें जरा टाइप्स ऑफ करंट, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या टाइप्स है भैया, तो इसको हम लोग बहुत आधार पे बांट सकते हैं, एसी, डीसी, एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, बहुत टाइप में बांट सकते हैं। तो छोटी छोटी हम चर्चाएं कर ले रहे हैं। अभी हम यहां पर बात करते हैं एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे। तो यहां दो तरीके की करंट है बेटा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहली है एवरेज करंट, एवरेज करंट। ये एवरेज बिल्कुल उसी तरह का जैसे आपने क्लास 11th में वेलोसिटी, स्पीड वगैरह कुछ पढ़ा हुआ है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, उसी हिसाब से यहां पर भी निकाला जाएगा। मतलब कि अगर आपके पास में किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो हो रहा है और ये चार्ज का जो फ्लो होना है वो टाइम के साथ बदल रहा है, टाइम के साथ बदल रहा है इन द सेंस 1 सेकंड में गुजरा 2 कूलम, अगले 1 सेकंड में गुजर गया 5 कूलम, अगले 1 सेकंड में गुजर गया 20 कूलम, अगले 1 सेकंड में गुजरा ही नहीं 0, अगले 1 सेकंड में फिर ये 6 कूलम हो गया। तो पर सेकंड चार्ज की वैल्यू बदल रही है, तो इस वजह से यहां पर करंट भी चेंज हो जाएगी। पर सेकंड फ्लो होने वाले चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं हम लोग।
पर सेकेंड फ्लो होने वाले चार्ज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां पर सेकेंड वाला चार्ज ही अपनी वैल्यू बदल रहा है, I बराबर Q अपॉन T। तो टाइम तो 1 सेकंड हमने कर दिया, लेकिन बार बार Q की वैल्यू बदलेगी, कभी 6 कुलाम, कभी 20 कुलाम, कभी 30 कुलाम, कभी 10 कुलाम, कभी 5 कुलाम, तो करंट भी अपने हिसाब से चेंज करती जाएगी। उस दशा में अगर कोई हमसे पूछे कि 10 सेकंड में कितनी करंट है भैया, 10 सेकंड तक कितनी करंट फ्लो हुई है, तो आप हर एक सेकंड का हिसाब नहीं दे पाएंगे कि पहले सेकंड में इतनी थी, दूसरे सेकंड में ये हो गई, तीसरे में बदल गई, चौथे में इतनी हो गई, पांचवें में इतनी हो गई, छठवें में इतनी हो गई। 10 सेकंड तक का हिसाब किताब कहां तक बताएंगे भाई। और 10 सेकंड तक हिसाब किताब अगर आपने बता भी दिया, तो अगर 1 घंटे की करंट पूछेंगे तो 1 घंटे में 3600 सेकंड है, तो क्या 3600 करंट को बताएंगे, तो बहुत मुश्किल है। और जब कोई चीज इस तरह से भयानक तरीके से चेंज हो रही हो, जब कोई चीज, कोई क्वांटिटी इस भयानक तरह से चेंज हो रही हो, तब हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं एवरेज। एवरेज की कॉन्सेप्ट मैथ में बनी ही इसलिए है कि जब हमको कहीं जरूरत पड़े किसी वेरी करने वाली क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने की, जहां पर कोई क्वांटिटी बहुत तेजी से वेरी कर रही है, बदल रही है बार बार, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको बताने के लिए, उसका मेजरमेंट करने के लिए ही बनाया गया था एवरेज। तो यहां पर करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई एवरेज इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। खत्म हो गया। मतलब कि हमको यह देखना है कि 10 सेकंड तक हमको करंट बताना है, तो 10 सेकंड तक करंट बताने के लिए क्या करेंगे, जैसे पहले 1 सेकंड में चार्ज गुजरा 2 कुलाम, फिर दूसरे वाले सेकंड में चार्ज गुजरा 5 कुलाम, तीसरे सेकंड में चार्ज गुजरा 10 कुलाम, चौथे सेकंड में चार्ज गुजरा 5 कुलाम। फिर से मान लो 4 सेकंड की बात करते हैं, 4 सेकंड तक हमको करंट बताना है, तो आई एवरेज कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। आई एवरेज, हमको टोटल टाइम दिया गया है 4, ठीक 4 हो गया, बात खत्म। अब ये नहीं इनके समय को जोड़ना स्टार्ट कर दो, 4 3 7 2, ये ना, टोटल टाइम हो गया हमारे पास 4 सेकंड। अब इस 4 सेकंड के अंदर में चार्ज कैसे फ्लो हुआ, पहले वाले में 2 ही कुलाम गया था, फिर 5 कुलाम गया अगले सेकंड में, फिर उसके बाद 10 कुलाम गया, फिर 5 कुलाम गया, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 10 5 15 5 20 2 22 डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आई एवरेज निकालने का तरीका समझ आ रहा है कि टोटल चार्ज बटे टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना है और उतनी देर तक कितना चार्ज गुजर गया, सारा चार्ज जोड़ दो, टोटल चार्ज रख दो, हमको करंट मिल जाएगी। तो ये है हमारी एवरेज करंट। इसका फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, फॉर्मूला तो ये है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो मान लेते हैं कि टाइम लगा डेल्टा टी, और इस डेल्टा टी टाइम में जो चार्ज यहां से गुजरा वो चार्ज था डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू। तो आई एवरेज बराबर मिल गया डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, यूनिट वही रहेगी एम्पियर, ठीक बात है। तो एवरेज करंट समझ आ रही है, एवरेज करंट क्या है, टोटल चार्ज बटे टोटल टाइम। कहीं पर भी एवरेज वर्ड मिल जाए तो समझ आना कि टोटल की बात होने वाली है, टोटल बटे टोटल। कभी भी वो एवरेज निकालना हो तो यही करना होता है, टोटल लेते हैं हम लोग। तो टोटल चार्ज बटे टोटल टाइम हमको मिल गया एवरेज करंट, आई एवरेज बराबर डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी, जहां डेल्टा टी टोटल टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और डेल्टा क्यू डेल्टा टी टाइम में टोटल गुजरा हुआ चार्ज डेल्टा क्यू। तो ये करंट हो गई हमारी एवरेज करंट। सेकंड नंबर करंट कौन सी है, इंस्टेंटेनियस, तो उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। इंस्टेंटेनियस करंट नंबर 2, इंस्टेंटेनियस नंबर 2, इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट का नाम से समझ में आ रहा है ना, इंस्टेंट मतलब क्षण, तात्क्षणिक धारा। तो इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे कितनी करंट है। जैसे अभी यहां पर जो एग्जांपल लिखा था हमने, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, और शायद इसमें मैं करंट लिखी थी, पहले 2 कुलाम की चार्ज था, फिर था 5 कुलाम, फिर था शायद 10 कुलाम, और फिर लिया था 5 कुलाम। तो अगर आपसे कहा जाए 3 सेकंड तक कितनी करंट है, तो उसका जवाब होगा 3 सेकंड तक पूछा है हमने, 3 सेकंड तक, तो 3 सेकंड में तो
चार्ज कितना है 10, 5 15, 2 17, तो 17/3 आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम आपसे पूछें तीसरे सेकंड में कितनी करंट है, तो तीसरे सेकंड में 17 आंसर नहीं आएगा। तीसरे सेकंड में चार्ज तो 10 कूलम था, तो यहां पर I बराबर Q/T लगेगा, लेकिन I कितना 10 कूलम बटे में 3। ये डिफरेंस है इंस्टेंटेनियस और एवरेज में। एवरेज समझना, एवरेज का मतलब टोटल टाइम में टोटल चार्ज, टोटल टाइम टोटल चार्ज। इंस्टेंटेनियस का मतलब कौन से सेकंड वे में पूछा है, तीसरे पे, तो सिर्फ तीसरे का ही चार्ज लेंगे। चौथे पे पूछा होता तो बटे में 4 लगाते, लेकिन चार्ज सिर्फ कौन सा लेते, 5 कूलम, चौथे वाला। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, किसी पर्टिकुलर स्लॉट पे कितनी करंट है। तो चौथे पे पूछेगा तो चार्ज ये, तीसरे पे पूछेगा तो ये, दूसरे पे पूछेगा ये, पहले पे पूछेगा तो ये। तो इंस्टेंटेनियस का अर्थ समझ आ रहा है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितनी करंट है सर्किट में, किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितनी करंट है कंडक्टर में, उसको कहा जाएगा इंस्टेंटेनियस करंट। हम लोगों ने अभी एवरेज का फॉर्मूला निकाला हुआ है, आई एवरेज बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अगर इंस्टेंटेनियस करना है तो ऐसा नहीं चलेगा ना कि 10 सेकंड में करंट हम बता दें। जैसे मान लो किसी ने हमसे पूछा, कोई आया और उसने हमसे कहा कि भैया बताओ जरा करंट कितनी हुई अभी बताओ तुरंत। जैसे ही वो शख्स आया उसने कहा कितनी करंट हुई, हमने कहा बता रहे हैं, रुको। बैठ गया, उसको 1 कप चाय पिला रहे हैं, हम पी रहे हैं, आराम से रेस्ट किया, और 1 घंटे बाद हम उसको फिर अमीटर में झांक करके बताते हैं कि करंट भैया इतने एम्पियर है। तो क्या वो इंस्टेंटेनियस होगी? तो आंसर है नहीं होगी। काहे कि इंस्टेंटेनियस, उसने हमसे 1 घंटा पहले पूछा था और करंट यहां पर तेजी से बदल रही है, बार बार वैल्यू बदल रही है करंट की। तो उसने जब पूछा होगा, पता नहीं उस टाइम पर वैल्यू क्या थी, और पता नहीं बीच में कितने करोड़ों बार बदल गई है वैल्यू। अब जो वैल्यू आई है वो उस समय थी नहीं थी, कितने बदल के आई है, कुछ भी पता नहीं है। तो अब हम अगर इसको आंसर देंगे कि इतने एम्पियर करंट है, तो वो आंसर गलत होगा। उस इंस्टेंट पे करंट तो नहीं होगी, या होगी हमें पता नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति पे आप समझ पा रहे हैं कि अगर टाइम ज्यादा व्यतीत हो गया, टाइम ज्यादा बीत गया, तो इंस्टेंटेनियस का अर्थ रहेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि जैसे ही हमसे पूछा जाए वैसे ही आंसर आए। उसने हमसे पूछा कितनी करंट है, तुरंत देकर बता दें 2 एम्पियर, तो ये इंस्टेंटेनियस है। जैसे ही उसने हमसे पूछा वैसे ही हमने आंसर दिया। तो सामने वाले के पूछने और हमारे बताने के बीच का जो टाइम है वो बहुत कम हो, बहुत कम हो। हम तो चाहते हैं 1 सेकंड भी ना बीते, 1 सेकंड का 1,000वां हिस्सा भी ना बीत पाए। उसने हमसे पूछा, तुरंत आंसर हम दे दें, वो ज्यादा एक्यूरेट आंसर होगा। तो यहां पर कहानी ये है कि एवरेज में टोटल टाइम तो लेते हैं, लेकिन इंस्टेंटेनियस के केस में टाइम का जो डिफरेंस आना चाहिए वो बहुत कम आना चाहिए, बहुत बहुत कम। डेल्टा टी टेंस टू 0 हो। अगर डेल्टा टी टेंस टू 0 होगा तो हम लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस करंट I इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, और इसको कन्वर्ट कर देंगे हम लोग डिफरेंशिएशन में, जैसा आप जानते ही हैं अच्छे से। हो सकता है कि अगर कुछ बायो वाले बच्चे देख रहे हो तो उनको ये लाइन समझ में उतनी ना आए कि कहां से आया, लेकिन मैथ्स वाले बच्चों को तो समझ में आ रहा होगा कि I इज इक्वल टू dq/dt। अच्छा, बाकी हम कुछ प्रयास करने का सोच रहे हैं कुछ कि हम फिजिक्स में भी हम मैथ्स के वीडियोस बना दें, क्योंकि हालांकि ज्यादातर बुकों में पहला चैप्टर होता ही है मैथ्स का, मैथमेटिकल टूल नाम से। तो हम सोच रहे हैं कुछ वीडियो बना दें बेसिक डिफरेंशिएशन के और बेसिक इंटीग्रेशन के, जो काफी हेल्पफुल हो उन बच्चों के लिए जो बायो लिए हैं और वो पढ़ नहीं पाते। क्योंकि अगर वो मैथ्स का टीचर कोई पढ़ाता भी है तो वो कुछ ज्यादा ही डीप में जाकर के बात करता है, तो हम काफी रिलेवेंट बात करें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में जो फिजिक्स में इस्तेमाल होते हैं। तो हम सोचेंगे इस विषय में अगर टाइम मिलता है तो मैं वीडियोस बना दूंगा डिफरेंशिएशन के भी, इंटीग्रेशन के भी। खैर, यहां पर आई एवरेज मिल गया हम लोगों को भाई, ठीक है ना। आई एवरेज डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी था। अब इंस्टेंटेनियस चाहिए तो जाहिर सी बात है टाइम का जो डिफरेंस हो वो बहुत छोटा हो। सामने वाले ने पूछा, तुरंत आंसर आना चाहिए।
तो डेल्टा टी टेंस टू क्या कर दिया, 0 कर दिया। अगर समय ये छोटा हो गया, बहुत 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 छोटा हो गया, मतलब 3 सेकंड पे पूछा है, तीसरे सेकंड में पूछा है, तो तीसरे और चौथे के बीच में मैं आंसर दे दी, चौथा सेकंड शुरू ना होने पाए, बस तीसरे सेकंड में बता देना है। चौथा शुरू हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। हम तो ये चाह रहे हैं, हालांकि हम तो चाहते हैं कि 3 सेकंड के बाद एक पल भी व्यतीत ना हो, तीसरा सेकंड उसी क्षण बता डालें, जरा सा भी दशमलव में भी चेंज ना हो, बिल्कुल 3.1 सेकंड ना हो, 3 सेकंड पे बता दें। हालांकि उतना संभव नहीं है, तो बहुत टाइम छोटा होना चाहिए, उतना बेहतर हो जाएगा। तो लिमिट लगा दी कि भैया इस फॉर्मूले की ये लिमिट है कि अगर लिमिट हम डेल्टा टी टेंस टू 0 कर लें, अगर अचीव कर पाए, तो यही वाली जो वैल्यू होगी वो इंस्टेंटेनियस बन जाएगी और उसको आई से लिख सकते हैं। तो आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, ये है इंस्टेंटेनियस करंट। अब इससे बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल बनते हैं भाई, तो अभी इसके न्यूमेरिकल हम देखते हैं, हम लोग बात करते हैं इस पे भी। अच्छा, यहां से एक चीज मैं और बता दूं भाई, न्यूमेरिकल के लिए विशेष बात है कि कभी कभी हमको करंट की वैल्यू दे देगा इक्वेशन के फॉर्म में और चार्ज पूछ लेगा, तो घबराए नहीं। हम कैसे निकालेंगे, डी क्यू बराबर आई डी टी, टोटल चार्ज पूछा जाएगा, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दो, तो Q बराबर इंटीग्रेशन आई डी टी, ये चार्ज का फॉर्मूला भी बन गया। तो दोनों तरह के हमको न्यूमेरिकल मिलते हैं, जिसमें एक में करंट पूछता है, एक में चार्ज पूछता है। अभी हम इसके न्यूमेरिकल बता रहे हैं। आपको इतनी टॉपिक में कोई समस्या अगर आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो ये रही करंट की कुछ बेसिक बात हमने जो स्टेप इसमें वीडियो में करी है अभी तक, कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूला क्या है, उसका यूनिट क्या है, वेक्टर है कि स्केलर है, उसके टाइप क्या है, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। एवरेज करंट बड़े टाइम में चलती है, टोटल टाइम होता है उसमें, टोटल चार्ज बटे टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस में बिल्कुल 0 टाइम होना चाहिए, एकदम 0 के बराबर होना चाहिए, टेंस टू लगभग 0 ही है ये, तो वो इंस्टेंटेनियस बन जाएगी। इतनी बातें हम लोगों ने कर डाली हैं। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स पे बात कर लेते हैं। देखिए बच्चों, एक ये न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, द करंट through a wire depends on time as I is equal to 2 plus 3t ampere. Calculate the charge crossed through a cross section of the wire in 10 second. मतलब सवाल ये कहना चाह रहा है कि एक वायर के अंदर करंट दी हुई है, इस तरह से डिपेंड करती है टाइम पे भैया। हमको 10 सेकंड के अंदर बताना है उसमें कितना चार्ज फ्लो किया हुआ है। बहुत आसान है, करंट की इक्वेशन दी हुई है, ये सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत आसान सॉल्यूशन होगा इसका, लास्ट में जो भी इंस्टेंटेनियस में चार्ज का फॉर्मूला बताया था उस पर बेस्ड है। तो यहां पर हमको करंट की इक्वेशन दी हुई है, I इज इक्वल टू 2 प्लस 3t, एम्पियर में है, ठीक है, मैं पता है एम्पियर में, कोई जरूरत नहीं होती लिखने की इतनी खास। तो I इज इक्वल टू 2 प्लस 3t। कैलकुलेट करना है हमको क्या चीज, टोटल चार्ज। पहली बात तो ये कैलकुलेट द चार्ज, दिख रहा है, कैलकुलेट द चार्ज, हमको ये कैलकुलेट करना है इन 10 सेकेंड। टाइम जो है वो 10 सेकेंड रहेगा। भाई बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, टोटल टाइम दे दिया 10 सेकेंड है, ओके। तो हम जानते हैं I बराबर डी क्यू बाई डी टी, तो यहां से डी क्यू बराबर आ जाएगा आई डी टी, और टोटल निकालोगे तो Q बराबर इंटीग्रेशन आई डी टी लगा लेंगे, अभी बताया हुआ था ये। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग आगे। तो Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन I की वैल्यू ये दी गई है 2 प्लस 3t, ब्रैकेट में बाहर है dt। टाइम की वैल्यू दी कितनी गई है, 10 सेकेंड, तो यहां पर लिमिट बनेगी 0 से 10। अगर यहां 20 सेकंड होता तो 0 टू 20 कर देते हम लोग, अगर ये 30 सेकंड होता तो 0 टू 30 हो जाता। जितना भी टाइम दिया जाएगा वो 0 से कैलकुलेट किया जाएगा। टोटल चार्ज लेना है ना, तो 0 के बाद से, मतलब 0 से स्टार्ट कर देना है, उसके बाद 0.1, 0.2, 0.3, तो जितना भी समय 0 के बाद से बढ़ता जाएगा, सब में कुछ ना कुछ चार्ज तो फ्लो हुआ ही है। तो सारा का सारा चार्ज कैलकुलेट करना है, तो लिमिट है कि 0 से लेकर 10 सेकंड तक टोटल चार्ज कितना, तो लिमिट लगा लेंगे 0 से 10 सेकंड तक। तो ये लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है, इंटीग्रेशन बेसिक सा है, आता ही होगा। तो यहां पर 2 इंटू में 1 है, तो ये हो जाएगा t
प्लस 3t²/2, यही आएगा शायद। यहां पर 2 × 1 है तो 2 का तो हो गया नहीं इंटीग्रेशन, क्योंकि कांस्टेंट होता है। इनटू में 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, प्लस 3 कांस्टेंट है रहेगा 3, t का हो जाएगा t²/2, और लिमिट लगा लेंगे हम लोग बेटा 0 से 10 सेकंड की। 0 से 10 हो गया ये। अब लिमिट अप्लाई करने का तरीका हमको पता ही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर दो। तो अपर लिमिट पहले तो टाइम की जगह पर 10 आ जाएगा, t की जगह पर, ये लिमिट t की थी तो 10 प्लस 3, 10 का स्क्वायर हो गया बटे में 2, माइनस अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहां पर भी 0 रखोगे, यहां पर भी 0 रखोगे तो फाइनली पूरा 0 मिलना है, तो छोड़ दो इसको, 0 कर दो एक ही बार में। 10 दूनी ये 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 10 का स्क्वायर ये 100, 100 बटे 2 तो 50, 5 3 15, 150 और ये 20, 170। क्या निकाला हुआ है? चार्ज निकाल रहे थे, बराबर में Q चल रहा था, तो Q बराबर हो गया 170 कूलम। बताइए भाई, कोई डाउट? हमको I की इक्वेशन दी हुई थी, चार्ज हमसे पूछा गया था 10 सेकंड में, तो हम जानते हैं कि भैया अगर I बराबर dQ/dt होता है तो Q बराबर ये बन जाएगा इंटीग्रेशन I dt। I की वैल्यू उठा करके रख दिया और इसका सिंपल सा इंटीग्रेशन कर दिया। लिमिट अप्लाई कराना हमें पता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक बार t की जगह पर 10 रखा माइनस t की जगह पर 0 रखा तो सब 0 हो गया। अब ये 10 दूनी 20 हो गया, 100 बटे 2 तो 50, 50 3 150, 150 और 20 170, 170 कूलम आंसर। तो बेसिक न्यूमेरिकल है। अगला क्वेश्चन है Q बराबर 5t² प्लस 3t प्लस 2। मान लेते हैं एक क्वेश्चन है, Q बराबर 5t² प्लस 3t प्लस 2 कूलम में दिया हुआ है। हमको निकालना है फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। देखिए, अगर पिछले क्वेश्चन में हमको I की इक्वेशन दी हुई थी, तो I की इक्वेशन देगा Q पूछेगा, या Q की इक्वेशन देके I पूछेगा। तरीका दोनों का अलग अलग है, एक में इंटीग्रेशन होगा, एक में डिफरेंशिएशन होगा। क्योंकि आपने अभी चार्ज का फॉर्मूला देखा, इंटीग्रेशन IDT है, इंटीग्रेशन IDT। तो यहां पर चार्ज निकालना होगा तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और अगर करंट निकालना होगा बेटा तो dQ/dt लिखा हुआ है, ये डिफरेंशिएशन को इंडिकेट कर रहा है कि अगर Q निकालना है तो इंटीग्रेशन करना है, I निकालना है तो डिफरेंशिएशन करना है। सिंपल सी कहानी है। तो यहां पर हमको Q की वैल्यू पता है भैया इक्वेशन के फॉर्म में, तो 5t² प्लस 3t प्लस 2। हमें चाहिए करंट, तो करंट के लिए क्या करना पड़ेगा? d/dt, Q का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो dQ/dt इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? तो 2 आगे जाएगा, 10t प्लस t का मान हो जाएगा 3, कांस्टेंट का 0, तो dQ/dt ही क्या होती है? करंट होती है I, तो I मिल गया। बट हमको ये I निकालनी है एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे, 4 सेकंड पर। तो I बराबर, बहुत आसान है, t का जगह पर 4 रखना होता है केवल, तो I बराबर 10 गुणे में t, तो t की वैल्यू दी गई है 4 प्लस 3, तो 10 चौके 40 और 3 43, तो 43 एम्पियर आ गई, ये करंट मिल गई हमको। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो आपको यहां पर समझ में आ रहा है ना कि अगर हमको चार्ज निकालना होगा तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और करंट निकालना होगा तो डिफरेंशिएशन करना होगा। ये आपको यहां पर समझ में आ गई होंगी बातें। चलिए एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 centimeter with constant speed 4 into 10 to the power 6 meter per second. Full stop. Find the
इलेक्ट्रिक करंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्किल। सवाल ये भी सिंपल सा है, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्किल of radius 10 centimeter with constant speed 4 into 10 to the power 6 meter per second. Find the electric current. Find the electric, sorry current छूट गया, कोई नहीं. Find the electric current at any point on this circle. देखिए एक बात तो साधारण सी है कि फॉर्मूला आपने करंट का पढ़ा जरूर, ये था I बराबर Q अपॉन T, लेकिन इतना बेसिक सा क्वेश्चन आपको मिलने वाला तो नहीं है कि 2 सेकंड में 10 कूलम चार्ज फ्लो कर गया तो Q का मान 10, T का मान 2, 10/2, 5 एम्पीयर आंसर। तो क्लास 12th में कम से कम इतना द्विकोणीय का क्वेश्चन तो नहीं आने वाला आपके सामने। तो क्वेश्चन में फॉर्मूले लगने तो यही टाइप के, भले डिफरेंशिएशन का रूप ले ले, इंटीग्रेशन का रूप ले ले, लेकिन वो क्वेश्चन को घुमा देगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया है और घुमा भी है सर्किल में, तो वो घूम रहा है एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किल में, और वो जो सर्किल की रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है भाई। तो ये रहा सर्किल, ये रहा सर्किल, और इस सर्किल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। मान लेते हैं ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये छोटा सा इलेक्ट्रॉन है, नाम लिख देते हैं भैया इसका, बुरा मान जाएगा। ये रहा इलेक्ट्रॉन, इस सर्किल की रेडियस क्वेश्चन में दी गई है आर, आर बराबर 10 सेंटीमीटर, ये रहा 10 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। अब हमको इसकी वेलोसिटी भी दी गई है, तो वेलोसिटी कितनी है भैया इसकी, तो वेलोसिटी है इसकी 4 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ये इसकी वेलोसिटी है। फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट, हमको करंट निकालना है। अब देखिए दिक्कत क्या है, करंट का फॉर्मूला है I बराबर Q अपॉन T। तो Q की अगर बात रहेगी तो Q तो पता है इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपन लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलम। समस्या है T की, तो T कैसे कैलकुलेट करें, काम हो जाएगा हमारा। समझ पा रहे हैं बात। सवाल में क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन 10 सेंटीमीटर रेडियस के सर्किल में घूम रहा है, कितनी स्पीड से, 4 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। करंट कितनी है, हमने कहा ठीक भाई, तो I बराबर Q अपॉन T। अब चूंकि यहां इलेक्ट्रॉन है तो E लिख दें और टाइम लगा दें कैपिटल T। अब यहां पर जरा बात एक समझने का प्रयास करिएगा। हमने आपसे शुरुआत में कहा था क्रॉस सेक्शन वाली बात पे कि क्रॉस सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे सवालों में क्रॉस सेक्शन का नॉलेज बहुत जरूरी है, नहीं तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि क्या कर दिया मास्टर ने, ये क्या बात है, मेरी बात को समझना। हम पहले क्या यहां पर करने जा रहे हैं और फिर क्यों करेंगे, दोनों बातें बताएंगे। तो हम करने ये जा रहे हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर चक्कर लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो तो E रहेगा, कोई डाउट नहीं है। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो E है, बहुत बढ़िया। और एक चक्कर को लगाने में जो टाइम लगेगा, एक चक्कर को लगाने में जो टाइम है वो कैपिटल T लिख दें, टाइम पीरियड T मान लिया। एक पूरे चक्कर को कंप्लीट करने का जो टाइम वो टाइम पीरियड होता है, तो एक पूरा चक्कर ये जो कंप्लीट होगा वो कैपिटल T टाइम में हो जाएगा, हमने मान लिया, कैपिटल T लिख दिया। अब एक यहां पर प्रश्न उठता है कि हमने एक चक्कर ही क्यों लिया। अगर हम 2 चक्कर ले लें तो यहां पर एक चक्कर का टाइम T, 2 चक्कर का टाइम 2T हो जाएगा, तो बटे में 2T आ जाए। क्या E के साथ में बदलेगा, तो आंसर है कि यस बदलेगा, ऊपर 2E हो जाएगा। अब बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि साला 2E क्यों हो गया, है तो एक ही इलेक्ट्रॉन, है तो एक ही इलेक्ट्रॉन। अरे बहुत ज्यादा क्या लगा दोगे यहां पर, Q बराबर N ही लगा दोगे, तो N क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो एक ही है ना, तो Q की जगह पर N ही लगाओगे तो N का मान तो 1 ही लिखोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो N का मान हो गया 1, तो रहेगा तो E। अब एक चक्कर लगेगा तो T, 2 चक्कर लगेगा तो 2T, 3 चक्कर लगेगा तो 3T। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, टाइम बीतता जाएगा, करंट का मान कम होता जाएगा, क्योंकि टाइम की वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी तो करंट की वैल्यू लगातार घटती जाएगी। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहेगा, टाइम बीतता जाएगा और करंट की वैल्यू कम होती जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, वो कांस्टेंट स्पीड से चक्कर लगा रहा है, उतनी ही रफ्तार है उसकी, रफ्तार में चेंज नहीं तो करंट में चेंज काहे को भाई।
यहां पर यह कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो यहां पर हमारे काम आता है क्रॉस सेक्शन वाली कॉन्सेप्ट, कि यहां पर एक क्रॉस सेक्शन इमेजिन कर लीजिए। ये क्रॉस सेक्शन एक मान लो, ये क्रॉस सेक्शन है। अब इस क्रॉस सेक्शन से एक इलेक्ट्रॉन गुजरा, तो यहां पर चार्ज काउंट किया जाएगा एक, यानी कि ई। अब ये इलेक्ट्रॉन एक पूरा चक्कर लगाएगा, बहुत बढ़िया, टाइम लग गया कैपिटल टी। जैसे ही ये फिर इस क्रॉस सेक्शन में पहुंचेगा और जैसे ही इसको क्रॉस करेगा, तो इस क्रॉस सेक्शन को दोबारा चार्ज ने क्रॉस किया, तो यहां पर चार्ज हो गया 2e। भैया अगर हम बात करते कि एसी करंट दो तरीके की होती है, एसी और डीसी करंट के बेटा दो टाइप, अगर हम मान लेते एसी और डीसी के हिसाब से अगर हम एक्सप्लेन करते हैं, हमने इसलिए इसको एक्सप्लेन अभी नहीं किया है क्योंकि एक तो एसी आगे है, आप जानते हैं आगे चैप्टर में रखा हुआ लास्ट में ये, और हम इस चैप्टर में डीसी ही पढ़ेंगे, तो अभी हम थोड़ा सा लास्ट में इंट्रोडक्शन दे देते और आगे बढ़ जाते हैं। तो फिलहाल अगर हम एसी और डीसी मान भी लेते हैं, तो एसी के साथ में जो समस्या है वो यही है कि यहां पर चार्ज एक्चुअली में वाइब्रेट करता है, ऑसिलेट करता है। तो यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है, ये इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है, अपनी जगह पर ही इस तरीके से ऑसिलेट करता है, चलता नहीं है, ऑसिलेट करता है। जा नहीं रहा कि चला गया वो घूम के आएगा, ऐसा नहीं है, चार्ज अपनी ही जगह पर ऑसिलेट कर रहा है। अब अपनी ही जगह पे ऑसिलेट कर रहा है, तो क्या होगा, ये रहा एक क्रॉस सेक्शन, मान लेते हैं ये क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन यहां से चार्ज या इलेक्ट्रॉन गया, क्रॉस करके गया, ठीक, काउंट हो गया E, फिर काउंट करके गया 2e, 3e, 4e, 5e। समझिए कि प्रेस करिए मेरा, कि क्रॉस सेक्शन को जितने बार चार्ज क्रॉस करेगा वहां पर करंट आ जाएगी। तो एक बार चार्ज करेगा क्रॉस, तो एक बार काउंटिंग मिलेंगे, दोबारा वापस आके कर जाए या घूम के कर जाए, दोबारा काउंटिंग कर लेंगे। क्रॉस सेक्शन को जितने बार चार्ज क्रॉस करेगा उतने बार करंट जनरेट होगी उस जगह पर। तो यहां पर अगर आपने एक चक्कर लिया, तो एक चक्कर में जो टाइम लगेगा t, और एक ही बार क्रॉस कर पाया था केवल, इसलिए e। दो चक्कर लेने, आप दो चक्कर ले लीजिए, दो चक्कर में जो टाइम लगेगा वो 2t, और चार्ज कितने बार क्रॉस करेगा, एक बार क्रॉस करा, एक बार समझेगा, एक बार क्रॉस करेगा, एक बार क्रॉस करेगा और घूम के फिर से क्रॉस करेगा, अरे एक चक्कर, फिर क्रॉस करेगा दूसरा चक्कर, तो यहां पर दो बार कैलकुलेट करेंगे, 2e कट जाएगा e/t। तीन चक्कर ले लोगे तो तीन बार क्रॉस करना पड़ेगा इसको, तो 3e, टाइम भी 3 हो जाएगा, 3e और टाइम 3 बार लोगे, t 3t, तो 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली बचेगा e/t। हर चक्कर में करंट कितनी मिलने वाली है, e/t। इसलिए इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, एक ही चक्कर के लिए। 10 चक्कर के लिए लिख लो आप, 10 चक्कर को लिखोगे तो 10 बार घूमना है तो 10t टाइम हो जाएगा, और 10 बार क्रॉस करेगा तो वो 10e हो जाएगा, 10 से 10 फिर कट जाएगा, तो e/t ही उचित है। अब यहां पर आगे हम लोग क्या कर दें, E की वैल्यू हम लोग जानते हैं, लिख लेंगे। टाइम नहीं पता है, तो टाइम का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं बेटा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये जानते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला, सॉरी टाइम का तो चाहिए, तो टाइम का फॉर्मूला हमें मालूम पड़ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, यहां पर निकाल लेते हैं अलग से, डिस्टेंस कितनी है, एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये ना, ये जा रहा है इस पे चलता हुआ जा रहा है, ये सर्कमफेरेंस पे, तो ये जो सर्कमफेरेंस इसकी है सर्कुलर है, और सर्किल के सर्कमफेरेंस होती है 2πr। स्पीड तो v है, तो टाइम मिल गया 2πr, टाइम मिल गया हमको 2πr अपॉन v, v कहां जाएगा ऊपर, ev अपॉन 2πr, ev अपॉन 2πr। अब इसको कैलकुलेट करना है, सिंपल सा है, ये आप लोग भी कर सकते हैं, वैल्यू रख दे रहे हैं, कैलकुलेशन आप ही करेंगे जाके। तो E की वैल्यू हो गई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, वेलोसिटी दी गई है हमको 4 इंटू 10 टू द पावर 6, 2, पाई की वैल्यू 3.14, R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर में, ये देखिए सेंटीमीटर गड़बड़ करेगा, इसको हम MKS में चेंज कर लेंगे मीटर में, 10 की पावर -2 मीटर, 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। अब आराम से आप इसको हल कर लीजिए, अब हम नहीं समय लगाएंगे बिल्कुल भी हल करने में, आप इसको आराम से हल कर लीजिए और आप इसका आराम से आंसर निकालिए, बढ़िया सा सुंदर सा जो भी है। तो एक तो ये हमारा क्वेश्चन था सिंपल सा,
तो इसकी क्वेश्चन की मेन थीम हमको बतानी थी, और थीम आपको समझ में आ गई होगी कि जब भी किसी क्वेश्चन में कोई चार्ज किसी सर्किल में मूव करे, रिवॉल्व करे, तो उस समय करंट निकालने का मेथड ये है। फॉर्मूला आप चाहे तो डायरेक्ट याद कर सकते हैं, फॉर्मूले के तरीके भी इसको लिखा जा सकता है बेटा, I बराबर EV/2πr। तो अलग से आप नोट्स अगर बनाए तो उसमें अलग से फॉर्मूला नोट कर लें, I बराबर EV/2πr। एक ये बेसिक सा फॉर्मूला हो गया, एक ये न्यूमेरिकल था सिंपल सा। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को यहां तक?